नमस्कार साथियों। मैं मुकेश मेहरिया, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जीके वाला जो पार्ट है, कॉमन पेपर है सभी के लिए, उससे संबंधित अपन चर्चा करेंगे। और उसमें पॉलिटिकल साइंस का जितना भी सिलेबस है उसको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको करवाया जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के कॉमन पेपर में राज्य की सरकार से संबंधित है, राज्य की राज व्यवस्था से संबंधित है। तो आज उस पार्ट को अपन यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखिए, देखो भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, इसका मतलब ये हुआ कि भारत है वो है राज्यों का संघ, राज्यों का संघ है आर्टिकल 1 के अनुसार। देखो ये चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, परंतु इसकी मैं थोड़ी आपको बता रहा हूं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला देश है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासन है उसी को अपन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बोलते हैं। अपने प्रतिनिधि जिनको अपन सिलेक्ट करके जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से भेजते हैं, वही अपने लिए क्या बनाते हैं, नीति नियम निर्धारित करते हैं। तो देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का निर्माण जनता करती है। सरकार को अपने शक्तियों के पृथक्करण की दृष्टि से दो भागों में डिवाइड करते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई है। और विकेंद्रीकरण में क्या है, एक तो केंद्र सरकारें या संघ सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। ये शक्तियों के पृथक्करण के हिसाब से है। अनुसूची 7 में अपन ने देखा कि कुल जितने भी विषय हैं जो कानून बनाने के, उन सबको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। केंद्र सरकार संघ सूची से संबंधित जितने भी विषय हैं उन पे कानून बनाती है। राज्य सरकार राज्य सूची से संबंधित जितने विषय हैं उन पे कानून बनाती है। तो अभी देखो, केंद्र सरकारें, संविधान में कुल मिलाकर के 22 भाग हैं, जिसमें से भाग 5 में और आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 के बीच केंद्र सरकार की बात की गई है। केंद्र सरकार का प्रावधान भारतीय संविधान में किस में मिलता है, भाग 5 और आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151। राज्य सरकार, राज्य सरकार का आपको मिलेगा संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद या आर्टिकल 152 से लेकर के और आर्टिकल 237 तक। इनमें किसकी चर्चा की गई है, राज्य सरकार की चर्चा की गई है। ये भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित है। और राज्य व्यवस्था में ये वाला पार्ट है, ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं है। आपके जो है वो केवल राज्य सरकार से संबंधित है। राज्य की जितने भी संवैधानिक बोर्ड है या अन्य प्रकार की जो राज्य व्यवस्था है, वो सारा पार्ट है। तो इस राज्य सरकार के बारे में अपने देखते हैं। भारत में कुल मिलाकर के वर्तमान में 28 तो राज्य हैं और 8 है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, इन 28 राज्यों के लिए संविधान के भाग 6 में अपन ने देख लिया, भाग 6 में और आर्टिकल 152 से लेकर के आर्टिकल 237 तक। अब जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी सरकार से संबंधित बात करें तो इनका वर्णन मिलता है आपको संविधान के भाग 8 में और आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242 तक। देखो, केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 हैं
जिनका संबंध इस संविधान के भाग 8 से संबंधित है, अनुच्छेद 239 से आर्टिकल 242 तक है। अपने को बात करनी है इन 28 राज्यों से संबंधित बात करेंगे पहले। तो एक जो सरकार होती है जिसे जिसका चयन कौन करता है, जनता। इस सरकार को कुल मिलाकर के 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कहने का मतलब सरकार के 3 पिलर हैं, 3 स्तंभ हैं। एक पिलर कौन सा है, व्यवस्थापिका, या इसी को अपन विधायिका भी बोलते हैं, लेजिस्लेचर। विधायिका या व्यवस्थापिका एक ही बात है। दूसरा पिलर कौन सा हो गया, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। और तीसरा हो गया न्यायपालिका, न्यायपालिका, जुडिशरी। देखो, व्यवस्थापिका सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, परंतु पिलर ये तीनों ही मिलेंगे। व्यवस्थापिका या विधायिका में कौन कौन शामिल है, तो इसका निर्माण किन से होता है, अपन राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, और साथ में राज्यपाल, राज्यपाल, गवर्नर। व्यवस्थापिका का निर्माण किससे होते हैं, राज्य के विधानमंडल और राज्यपाल से मिलकर के व्यवस्थापिका या विधायिका बनती है। राज्य का विधानमंडल यदि एक सदन है तो उसमें केवल विधानसभा शामिल होगी, और यदि द्विसदन है तो वहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों को शामिल किया जाता है। तो भारत में अभी देखें तो मात्र 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद का गठन है, यानी वहां पर ये द्विसदनात्मक विधानमंडल है। जब ये भी है उसमें विधानसभा विधानमंडल जितना भी है वो पूरा अपन आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है कि राज्य विधानमंडल और राज्यपाल इनसे मिलकर के विधायिका बनती है। और इसका काम क्या रहता है, जनता ने इनको चुन करके भेजा है और ये जनता के लिए विभिन्न प्रकार के रूल या नीति नियम निर्धारण करते हैं, अधिनियम बनाते हैं कि किस तरीके से ये वेलफेयर स्टेट का निर्माण किया जाए और किस तरीके से शासन को चलाना है। तो व्यवस्थापिका जैसा कि व्यवस्था करती है, राज्य सूची के जितने भी विषय उन पे कानून बनाने का काम है व्यवस्थापिका का। उसके बाद ये कार्यपालिका, देखो एग्जीक्यूटिव, इसमें शामिल कौन होता है, मुख्यमंत्री। ये स्ट्रक्चर सभी राज्यों के लिए सेम ही है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे अन्य स्टेट हो। अभी अपन तो राजस्थान के हिसाब से इसमें ज्यादा जितने तथ्य हैं उनको शामिल करेंगे। तो मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, और महाधिवक्ता, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, और राज्यपाल भी इसमें शामिल है। राज्यपाल लेजिस्लेचर में भी शामिल है और एग्जीक्यूटिव में भी शामिल है। तो कार्यपालिका का निर्माण किससे होता है, मुख्यमंत्री से, उसकी मंत्रिपरिषद से, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल और गवर्नर से। कार्यपालिका का काम क्या रहेगा, कार्यपालिका इस प्रकार का काम करेगी कि जो भी रूल से जो विधायिका के द्वारा तैयार किए जाते हैं उन अधिनियमों को लागू करवाने का काम करेगा। और ये लागू करवाने का काम राज्यपाल अपनी कार्यपालिका के माध्यम से करवाएंगे। तो देखो इसमें कार्यपालिका को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कार्यपालिका के 2 पार्ट हैं, 2 प्रकार के, एक तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, और दूसरी है अस्थायी कार्यपालिका यानी टेम्परेरी, अस्थायी कार्यपालिका। देखो एक तो स्थायी कार्यपालिका और एक है अस्थायी कार्यपालिका।
परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है, इसमें नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी को शामिल किया जाता है। कहने का मतलब जितने भी आईएएस आरएएस उनके अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी जितने भी हैं, मुख्य सचिव से स्टार्ट होकर के नीचे तक जितने भी कर्मचारी हैं, उन सबको शामिल करते हैं स्थायी कार्यपालिका में। अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका में मंत्री परिषद के सदस्य, मुख्यमंत्री, इन सबको शामिल किया जाता है। संसदीय सचिव, इन सबको अस्थायी कार्यपालिका में शामिल किया जाता है। इनका कार्यकाल वैसे तो कोई 5 साल का फिक्स है, परंतु इनसे पहले भी सरकारें गिर जाती है या फिर ये उनको त्यागपत्र देना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से ये अस्थायी कार्यपालिका की श्रेणी में आता है। सीएम है, मुख्यमंत्री हो गया, और मंत्री परिषद है, और संसदीय सचिव। तो इस तरीके से कार्यपालिका 2 प्रकार की हो गई। इसके बाद ये न्यायपालिका, न्यायपालिका में कौन शामिल होते हैं? उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, देखो प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है और अन्य अधीनस्थ न्यायालय जिला स्तर पे, जो तहसील स्तर पे जो न्यायालय होते हैं, तो वो हो गए अधीनस्थ न्यायालय। तो इनके इनको मिलाकर के फिर राज्य की न्यायपालिका का निर्माण होता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, दोनों मिलकर के संयुक्त रूप से काम करते हैं, परंतु न्यायपालिका है स्वतंत्र। न्यायपालिका क्या करेगी? ये जो व्यवस्थापिका कानून बनाती है, जो नीति का निर्धारण करती है, उनकी जांच करेगी कि वो संविधान के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। यदि किसी प्रकार का चैलेंज इसमें व्यवस्थापिका के नियमों पर मिलता है तो उसकी जांच न्यायपालिका ही करती है। कहने का मतलब वैध वैलिड है या नॉट वैलिड है, तो इस प्रकार का डिटरमाइनर कौन करता है? न्यायपालिका करती है। नेक्स्ट देखो, तो ये बात हुई कि व्यवस्थापिका राज्यपाल से और जो विधानमंडल से बनके इन तीनों को मिला करके और फिर क्या बनती है? व्यवस्थापिका। आपका जो पहला टॉपिक है असिस्टेंट प्रोफेसर में, वो है राज्यपाल। राज्यपाल, देखो ये क्लास है, अन्य प्रकार की जितनी एग्जाम है उसमें भी समान रूप से ही उपयोगी है। राज्य की जितना भी राज व्यवस्था है वो सारी पढ़ने को इसमें मिलेगी। राज्यपाल है, जैसा आपने देखा भाग 6 से संबंध रखता है, और केवल राज्यपाल की बात करें तो इसका आर्टिकल है 153 से लेकर के और आर्टिकल 162 तक, इसमें उल्लेख मिलता है राज्यपाल से संबंधित प्रावधान है। अब पहला जो बात करते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत या अन्य राज्यों में भारत के संविधान में राज्यपाल का पद आया कहां से? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो है कनाडा के संविधान से। कहां से? कनाडा के संविधान से। अब इसमें आर्टिकल 152 की बात करते हैं। आर्टिकल 152, क्योंकि मैंने बताया आर्टिकल 152 से लेकर के आर्टिकल 237 तक किसका उल्लेख है? राज्य सरकार का। आर्टिकल 152 में क्या बात है? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ए स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राज्य सरकार की अपन बात कर रहे हैं, इसमें राज्य शब्द है क्या, इसके बारे में इसमें बताया गया है। और इस राज्य जैसे शब्द में ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर जिसको विशेष राज्य का दर्जा 370 के अनुसार था, उसको राज्य में शामिल नहीं किया गया है। परंतु उसके बाद ये देखो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर अब राज्य न होकर के और केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश। तो इसलिए जो आर्टिकल 370 था ये हो गया निष्प्रभावी। अभी ये आर्टिकल के जो प्रावधान है वो उस पर लागू नहीं है।
इनको निरस्त कर दिया गया। अब राज्य में जम्मू कश्मीर भी शामिल है, तो ये अपने को याद रखना है। 28 स्टेट हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो सारे के सारे 28 स्टेट इस राज्य जैसे शब्द में उल्लेख है उनका। ये बात हुई आपके आर्टिकल 152 से संबंधित। अब अपन को जो देखना है वो देखना है राज्यपाल से संबंधित ये संवैधानिक प्रावधान है और उनसे संबंधित अन्य प्रकार की कार्यपालिका से संबंधित शक्ति, आपातकालीन या वित्तीय शक्तियां। तो इससे संबंधित पहला आर्टिकल है 153। इसमें क्या बात है? राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद। देखो गवर्नर की पोस्ट किस में उल्लेख मिलता है? तो आर्टिकल 153 में। इसमें बताया गया है कि भारत में जितने राज्य हैं प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। परंतु उसके बाद ये प्रावधान तो मूल संविधान में कि प्रत्येक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल होगा। अब इसमें एक अलग प्रकार की व्यवस्था कर दी और वो की ये कि 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधानी संशोधन, संविधान में संशोधन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 368। और संविधान संशोधन शब्द कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। देखो 7वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जो कि 1956 में हुआ था, ये व्यवस्था कर दी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं उनके लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। ऐसी व्यवस्था किसमें आई? 7वें संविधान संशोधन 1956 से। राजस्थान में 1956 से पहले पद राज्यपाल को राज प्रमुख के रूप में था और उसमें मान सिंह थे, वो राजस्थान के राज प्रमुख थे। 1956 से राज प्रमुख के पद को राज्यपाल में कन्वर्ट किया गया, ये भी आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 153 क्या बोलते हैं कि राज्यपाल का पद है प्रत्येक राज्य के लिए। और राज्यपाल क्या होते हैं? राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य का प्रथम नागरिक। कई पर क्या है इजी पर्सन आते हैं तो इस प्रकार से भी आता है। और राज्य का संवैधानिक प्रमुख, राज्य का संवैधानिक प्रमुख। देखो राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। और राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कहने का मतलब कार्यपालिका का जितना भी जो कार्य किए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा वो राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। कि संविधान का रखवाला कौन हो गया राज्य में? वो हो गया राज्यपाल। राज्यपाल राज्य में दोहरी भूमिका निभाता है। एक चीज तो वो संवैधानिक प्रमुख है और साथ में केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी काम करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनके बीच में मध्यस्थता का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। हालांकि राज्यपाल जैसा पद केंद्र सरकार के अधीनस्थ पद नहीं है बल्कि एक स्वतंत्र पद है। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 154, राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, कार्यपालिका संबंधित शक्तियां। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य में जितने भी एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड वर्क होते हैं अंतिम रूप से राज्यपाल के माध्यम से किए जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि राज्यपाल के नाम से ही कार्यपालिका संबंधी कार्य किए जाते हैं और उन कार्यों को राज्यपाल अपने अधीनस्थ
अधिकारियों के माध्यम से संपन्न करवाता है। तो उत्तरदायित्व जो जिम्मेदार है राज्य के लिए वो है राज्यपाल। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां क्या हैं? कार्यपालिका के जितने भी अधिकारी हैं उन सब की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करता है। तो देखो कौन कौन से पद हैं कार्यपालिका के जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो पहला पद तो है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद के सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। सीएम और जो मिनिस्टर होते हैं उन सब की नियुक्ति राज्यपाल गवर्नर करता है। दूसरी बात ये राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, इलेक्शन कमीशन होता है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति। इसके बाद ये राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। जैसे राजस्थान में आरपीएससी है तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो वो कौन करते हैं? गवर्नर। हालांकि इनको हटाने का पावर है वो राज्यपाल को न होकर के राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट ये महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की अपन ने बात की तो इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। एडवोकेट जनरल। इसके बाद अन्य जो आयोग हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी यही करते हैं। और साथ में जितने भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हैं जो स्टेट में विश्वविद्यालयों के उप कुलपति वाइस चांसलर कुलपति की नियुक्ति भी कौन करता है? गवर्नर के माध्यम से की जाती है। हालांकि सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होते हैं? तो वो होते हैं गवर्नर स्वयं। और उनके उप कुलपति की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो वो है गवर्नर। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। साथ में राज्य के अंतर्गत जो हाई कोर्ट होता है उनके मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जिनको कोलेजियम प्रणाली से लगाया जाता है तो राष्ट्रपति को उसमें भी राज्यपाल अपनी तरफ से परामर्श देता है न कि नियुक्त करता है। वहां पे कोलेजियम प्रणाली से नियुक्ति होती है परंतु परामर्श गवर्नर देता है। तो बहुत सी बार इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से किस पद की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती? तो इसमें मुख्य है एक तो मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के सदस्य, इलेक्शन कमीशन है स्टेट का उसका अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति, एडवोकेट जनरल की उप कुलपति जितने भी विश्वविद्यालयों के होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राज्यपाल। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट तो अपने आर्टिकल 154 तक देखा। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति। देखो राज्यपाल की नियुक्ति अपॉइंटमेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है न कि उन्हें इलेक्ट किया जाता है। यह बात अपने को याद रखनी है। राज्यों के अंतर्गत ही राज्यपाल की नियुक्ति इनके माध्यम से की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा।
अब इसमें नियम क्या रहता है? राष्ट्रपति का नाम अनुमोदित कौन करता है? तो चयन का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार। इसको ऐसे समझो आप ही, राज्यपाल किस राज्य के अंतर्गत किस व्यक्ति को लगाना है, तो ये अनुशंसा कौन करेगी? केंद्र सरकार अपनी मंत्री परिषद के माध्यम से करेगी। और उसी व्यक्ति को, जिसके लिए नाम बोला गया है, उसी व्यक्ति को अंतिम रूप से नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। तो अपने को ये याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति करते कौन है? राष्ट्रपति। परंतु यहाँ पे इस प्रकार की मनोनयन की प्रक्रिया है, नाम कौन सुझाते हैं, तो पर्दे के पीछे जो काम करता है वो कौन सी है? केंद्र सरकार ही है। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब नियुक्ति से संबंधित कई और भी चीजें आती हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो क्या एक बार ही किया जा सकता है या आगे भी बढ़ाई जा सकती है? तो इसमें ये सिस्टम रहते हैं, संविधान में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है कि राज्यपाल कितनी बार बन सकता है। एक बार के लिए कार्यकाल 5 वर्ष है, उसके आगे अगेन उसी राज्य में 2 या 2 से अधिक बार भी उस राज्य में राज्यपाल या अन्य किसी राज्य में राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार की बात को भी अपने को याद रखना है कि राज्यपाल है उसको कितनी बार किसी भी राज्य के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 156। राज्यपाल की पदावधि कहने का मतलब हो गया कार्यकाल। कार्यकाल देखो, राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताया गया है कि इसका कार्यकाल क्या होगा। सामान्यतया राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष का होता है, परंतु ये अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये हुआ कि राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अब राज्य जो राष्ट्रपति की इच्छा है उतने समय तक वो किसी भी राज्य के राज्यपाल किसी व्यक्ति को बना सकते हैं। यदि राष्ट्रपति उससे पहले भी उसको हटाना चाहें तो उसको हटा सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है। यदि वो ऐसा चाह रहे हैं किसी राज्यपाल को हटाना तो वो बिना किसी कारण के उस राज्यपाल को हटा सकते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं कि बिना किसी रीजन के हटाते हैं। देखो, एक बात अपने को ये याद रखनी है कि जैसे पदावधि है 5 वर्ष की, इससे पहले भी राज्यपाल त्याग पत्र दे सकता है। राज्यपाल त्याग पत्र दे सकता है। और त्याग पत्र दिया किसे जाता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति को त्याग पत्र देके और फिर वो सेवा से मुक्त हो सकते हैं। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। इसमें मेन यही है कि उसका कार्यकाल है 5 वर्ष का, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो काम करते हैं। और त्याग पत्र यदि देना चाहें तो वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 157। राज्यपाल पद के लिए योग्यता या अर्हताएं के लिए अर्हताएं का मतलब एबिलिटी, योग्यता। देखो, राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए, तो ये किस में मिलती है?
आर्टिकल 157 में राज्यपाल कौन व्यक्ति बन सकता है, तो उसके लिए पहली क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। दूसरी बात है आयु है वो कम से कम 35 वर्ष। कम से कम 35 वर्ष का मतलब 35 वर्ष तो कंप्लीट होनी चाहिए, और 35 के बाद कितनी भी हो सकती है, 35 वर्ष तो होनी चाहिए, ये बात है। तो ये दो शर्त इनके लिए लागू हैं मुख्य रूप से, और जो है वो संवैधानिक न होकर के परंपरा के हिसाब से। तो देखो कौन व्यक्ति बन सकते हैं, जो भारत का नागरिक हो। अब यहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की यदि आप एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा ढंग से समझना पड़ता है। भारत का नागरिक ये जरूरी नहीं है कि वो जन्म से भारत का नागरिक हो, कोई भी विदेशी नागरिक है वो भारत में राज्यपाल किसी राज्य का नहीं बन सकता। यदि वो भारत में नागरिकता उसने ग्रहण कर ली है, चाहे 2 वर्ष पहले ही की हो, तो वो व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। यहाँ पे जन्म से भारत का नागरिक हो इस प्रकार की कोई बाध्यता का प्रावधान है नहीं है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब यदि आयु की बात करें तो आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक लाइन आपको याद रखनी है, जैसे ये बात आती है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, कि भारत का प्रत्येक मतदाता राज्यपाल बनने का अधिकार रखता है। ये बात सही है या गलत है, तो इसमें अपने को देखना है कि प्रत्येक मतदाता राज्यपाल बनने का अधिकार रखता है। तो ऐसा ये लाइन क्या है, पूर्णतया गलत है। इसका रीजन क्या है कि प्रत्येक मतदाता, तो आपको बताया कि 18 या 18 से ऊपर वाला कोई भी कैंडिडेट है वो मतदाता है, परंतु अपने को क्या चाहिए, आयु उसकी 35 वर्ष चाहिए। इसलिए 35 से नीचे चाहे भले वो मतदाता है, परंतु वो राज्यपाल के पद पे, मतलब उसको राज्यपाल नहीं लगाया जा सकता। तो ये बात है। अब देखो अपने परंपरा क्या है, परंपरा ये है कि सरकारी आयोग है, सरकारिया आयोग। ये चीज भी अपन आगे चल करके देखेंगे पूरा डिटेल के साथ ही। ये 1983 का है, सरकारी आयोग है। उसमें यह बताया गया, एक सिफारिश की कि होना क्या चाहिए, कि राज्य के अंतर्गत जो राज्यपाल लगाया जाए वह राज्यपाल उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। तो ऐसी परंपरा है कि राज्य के नागरिक को राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। देखो इसका मतलब ये हुआ, ये परंपरा है नहीं कि कोई नियम है। ये संविधान के अकॉर्डिंग कोई प्रकार की योग्यता नहीं है कि किसी भी राज्य के नागरिक को उसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। जैसे राजस्थान में किसी को राज्यपाल बनाना है तो उस व्यक्ति को जो राजस्थान के व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। अन्य कोई भी स्टेट है, एमपी है, यूपी है, असम है, कहीं पर भी उसको राज्यपाल लगाया जा सकता है, परंतु उस राज्य में नहीं लगाया जाता। तो ये भी अपने को याद रखना है। राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं वो है आर्टिकल 157 में, और कुछ शर्तें भी हैं। अब देखो आर्टिकल 158, आर्टिकल 158
राज्यपाल पद के लिए शर्तें। पद के लिए शर्तें। देखो कंडीशन क्या है, किस प्रकार की इसमें शर्त रखी गई है कि कोई भी राज्यपाल है तो उसके लिए ये कंपलसरी है कि यदि किसी किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो यह आवश्यक है कि वह संसद या किसी भी राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। विधानमंडल का सदस्य, ये सदस्य नहीं होना चाहिए। ये बात अपने को याद रखनी है कि जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है, नियुक्त किया जा रहा है, वो न तो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, कहने का मतलब न तो एमपी होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और न ही विधानमंडल, जो विधानमंडल है, चाहे विधान परिषद है चाहे विधानसभा है, इनका सदस्य नहीं होना चाहिए, मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। तो न तो एमएलए होना चाहिए और न एमपी होना चाहिए। और यदि है तो भी जैसे ही उस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है उस दिन से उसके पद को रिक्त माना जाएगा, वैकेंट माना जाएगा। इस प्रकार का प्रावधान भी इसमें है। दूसरी बात, वो किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। ये तो देखो फॉर्मल सी चीजें हैं। तो अपने को जो याद रखना है वो ये शर्त तो अपने को याद रखनी है। तो आर्टिकल 158 में क्या है, राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 159। देखो आर्टिकल 159 में क्या है, राज्यपाल पद की शपथ, ओथ, गवर्नर की ओथ किस में है, तो आर्टिकल 159 में। ये देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत सी बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो शपथ कौन दिलाते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के न्यायाधीश। देखो शपथ राज्यपाल को, गवर्नर को कौन दिलाते हैं, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। यदि उस टाइम पर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है, यदि वो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट का अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश वो उनको शपथ दिलाते हैं। तो ये भी अपने को याद रखना है। इस तरीके से राज्यपाल के पद की शपथ है। तो इसमें कौन सी बात आ गई कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश यदि वो नहीं है तब वो उनको शपथ दिलाते हैं। तो ये भी अपने को इसमें याद रखना है। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 160, इसमें है राज्यपाल की आकस्मिक रिक्ति। राज्यपाल की आकस्मिक, अचानक से यदि पद है वो वेकेंट हो जाता है, जैसे मृत्यु हो गई या अन्य प्रकार से कोई आकस्मिक रिक्ति पड़े, राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, कृत्यों का निर्वहन। देखो आर्टिकल 160 बोलता है राज्यपाल की यदि सडन से वेकेंट हो जाती है पोस्ट, तो गवर्नर के जितना भी वर्क है उनको, उस दायित्व को कौन निभाएगा। तो इस प्रकार का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 160 में। कहने का मतलब है राष्ट्रपति ये तय करते हैं कि उस राज्य का राज्यपाल यदि सडन से
रिक्त हो गया तो ऐसी स्थिति में या तो किसी अन्य राज्य, जो नजदीक का राज्य है, उसको अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, या फिर इसमें जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति काम करता है। राज्य में उपराज्यपाल जैसा कोई पद नहीं है, और वहां पे अपन देखते हैं जब उपराष्ट्रपति का रिक्त है पद, तब ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे होता है। या तो अमूमन क्या होता है, लगभग जो नजदीक का राज्य होता है उसी के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है। अन्यथा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो भी राज्यपाल की यदि सडन से रिक्ति होती है तो वो कृत्यों का निर्वहन करते हैं। कहने का मतलब कार्यकारी गवर्नर, जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, उसको भी बनाया जा सकता है, कि ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट, अब देखो राज्यपाल के वेतन भत्ते। वेतन भत्ते, यदि वेतन भत्तों की अपन बात करें तो अभी ये 2019 से इनको मिल रहा है 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए। अब इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, ये प्रश्न तो आता नहीं। पहली बात तो राज्यपाल के वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, ये सारे तय कौन करता है? तो राज्य विधानमंडल के पास राज्यपाल के वेतन भत्तों से संबंधित या विशेषाधिकार से संबंधित किसी प्रकार का विधानमंडल के पास पावर नहीं है। जबकि ये पावर कौन तय करते हैं? ये करता है संसद। तो राज्यपाल के वेतन भत्ते या विशेष अधिकार हैं, वो संसदीय विधि के माध्यम से तय किया जाता है। संसदीय किसी प्रकार का जो नियम बनाती है, वही व्यवस्थापिका में बनाया हुआ नियम इनके लिए लागू होता है। दूसरी बात है, ये राज्य के अंतर्गत इनको जो पेमेंट दिया जाता है, वो दिया जाता है राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि, राज्य में जो संचित निधि होती है, कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट, वहां से इनको क्या दिया जाता है? पेमेंट दिया जाता है। ये भी अपने को याद रखना है। दूसरी बात है, जब ये जिन इनके पास जब ये राज्यपाल है राज्य में, तो उस टाइम पर इनके वेतन भत्ते या किसी विशेष अधिकार को कम नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात है, ये निःशुल्क आवास इनको उपलब्ध रहता है, किसी प्रकार का मतलब कि इनको किराया देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से ये राज्य के प्रथम नागरिक हैं और इनसे संबंधित अपनी प्रावधान देखा। अब जो बात आएगी वो आएगी इनकी शक्तियों से संबंधित, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो, इसमें जितना भी अपन ने देखा राज्यपाल से संबंधित अभी आर्टिकल 153 से लेकर के 160 तक है, और इसमें यदि आती है कोई बात है तो वो डायरेक्ट आपके आर्टिकल से संबंधित ही पूछी जाती है। धन्यवाद।